गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बस आपकी दुआ है सर। किसके किसके यहाँ बारिश हो रही है? सर किसके किसके यहाँ बारिश हो रही है? हो रही है सर, बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। हाँ, मैं यहाँ यूपी में हूँ, गाजियाबाद में। यहाँ तो बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में भी बहुत बारिश हुई। सर हिमाचल में तो हालत बुरी है। हिमाचल में तो थोड़ी ज्यादा ही हो गई। अभी धर्मशाला का तो वो केस देखा था, फ्लैश फ्लड वाज देयर, बादल फटा था, तो हाँ तो ज्यादा हो गई। रिव्यू उधर ही रहता सर। क्या हुआ? कुछ बोले? आधा बोल के रुक गए। बोलो तो सही, समझ में नहीं आया ना। सर शॉमी का नेटवर्क डाउन हो गया। सर मैं बोल रहा हूँ कि अतरी भी धर्मशाला ही रहता है। हाँ तो है तो ठीक है ना। ऑलराइट, चलो कम से कम मौसम ठीक हुआ। क्लास आगे बढ़ाएं हम लोग। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, ओनली 3 वीक्स रिमेनिंग। इसके बाद क्या क्या टॉपिक रह गई हमारी? मैग्नेटिक कंपास के बाद एक्डेस, रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर हो चुका सर। रेट ऑफ टर्न, ROTI हो चुका। ओके, तो क्या क्या चीज बाकी है? गिनती करवा मुझको एक बार, थोड़ा सा मैं भी अपना प्लान कर लूं कि कैसे होगा। सर एक्डेस 1, व्हाट एल्स? सर एको साउंडर सर। एक्डेस इको साउंडर। और ओके, I'll count the topics and you say हो गया या नहीं हो गया। बनवास हो गया सर। डन, हो गया सर। LRIT VDR AIS हो गया सर। डन, EM log Doppler log डन सर। डन, GPS डन सर। कंप्लीटेड, gyro compass हो गया सर। यस सर, मैग्नेटिक कंपास चल रहा है। कंप्लीटेड, रोटी हो गया सर। ऑटो पायलट हो गया। रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर हो गया, ऑटो पायलट हो गया। यस सर। तो 31 बच गया, INS बच गया, ऑटो पायलट बच गया। इज दैट करेक्ट? सॉरी, इको साउंडर बच गया। यस सर। 3 बचे हैं सर। 3 बचे। तो वी आर काइंड ऑफ ओके। 3 वीक में 3 टॉपिक तो खत्म कर ही हो देंगे। जाएगा अभी सर। ये वाला ये थोड़ा सा लटका हुआ है, 2-3 क्लास और लगेंगे इसमें, मैग्नेटिक कंपास में। बट लेट अस गो स्टार्ट द क्लास. All right, so we have already understood the magnetism in general. अर्थ का मैग्नेटिज्म समझ गए। अर्थ के मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होती हैं वो समझ गए। हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन समझ गए। जहाज में दोनों तरीके के आयरन होते हैं। सम ऑफ देम आर हार्ड आयरन, सम ऑफ देम आर सॉफ्ट आयरन। जो हार्ड आयरन है, that has become a permanent magnet. The whole ship, some part of the ships are turned into permanent magnet. पूरे जहाज मैग्नेटिक है। तो जहाज अगर ऐसे Yes, है sir. मान लीजिए, तो उसमें डिपेंडिंग ऑन वेयर द शिप वाज मेड, because you know magnetic lines of forces are horizontal in on equator, vertical on poles. अगर Yes, मान sir. लीजिए पोल्स पे जहाज बन रही होती, तो पोल पे जहाज तो हॉरिजॉन्टल बनता, बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वर्टिकल होती। तो जितने हार्ड आयरन है इस जहाज के, उन सब की पोल कैसे होती? कैसे होती? सर वर्टिकली होती है। वर्टिकल होती। वेरी गुड। अगर यही जहाज इक्वेटर पे बन रहा होता तो
हॉरिजॉन्टली होती है हॉरिजॉन्टल वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल होता। अगर इंटरमीडिएट लैटिट्यूड पे है जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर एट एन एंगल और यहाँ पे जहाज बन रही होती, तो उसमें जो मैग्नेट होता है जहाज का, हार्ड मैग्नेट, वो इस डायरेक्शन में होता है या नहीं? यस सर। अगर हेडिंग इधर थी, अगर बनाते समय हेडिंग नॉर्थ की तरफ थी, तो नॉर्थ के तरफ में रेड पोल बनता, क्योंकि नॉर्थ की तरफ में ब्लू पोल है अर्थ का, तो जहाज का नॉर्थ पोल जो था, रेड पोल, वो नॉर्थ की तरफ होता। यस सर। That means if the ship's heading was due north, तो जहाज का परमानेंट मैग्नेट जो बना है उसका रेड एंड फॉरवर्ड होगा बाव की तरफ और ब्लू एंड स्टर्न की तरफ। अगर यही जहाज उल्टे हेडिंग पे बन रही होती, 180 डिग्री पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता, तो सर रिपीट करेंगे सर? सर रिपीट कर दिए। जहाज जब बन रही थी तो किसी भी शिपयार्ड में होगा सर। यस सर। शिपयार्ड में या तो जहाज ऐसे रख के बन रही होगी, या ऐसे रख के बन रही होगी, या ऐसे रख के, किसी भी हेडिंग में बन सकता है जहाज। हाँ सर। मैं यहाँ बैठा हूं तो इधर देख रहा हूं, मैं इधर भी बैठ के पढ़ा सकता हूँ, इधर भी पढ़ा सकता हूँ। सो द शिप व्हेन इट वाज गेटिंग बिल्ट मस्ट बी हैविंग अ हेडिंग। यस सर। तो मान लो जब नॉर्थ था, नॉर्थ हेडिंग पे बन रहा था, तो शिप का बाव विल बिकम रेड एंड द स्टर्न विल बिकम ब्लू। ब्लू। यस सर। If the ship is made with 180 degrees of heading, ये एंड जो नॉर्थ की एंड है वो अभी भी रेड रहेगा, but this time what it has become, which side is red now? सर वो स्टर्न का साइड। ब्लू। The stern will become red, the bow will become blue, क्योंकि बाव यहाँ पे साउथ की तरफ है और स्टर्न जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ वाला रेड बन जाएगा। तो ये तो रेड यहीं रहेगी, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस तो वैसे ही है अर्थ का। अब जहाज यूं करके बना तो ये वाला एंड रेड हो जाएगा, अगर यूं बना तो ये वाला जो दूसरा एंड है स्टर्न, वो हो जाएगा। और इसमें ओरिएंटेशन यूं यूं भी होगा। जो मैग्नेट है जहाज की, हॉरिजॉन्टल होगा अगर जहाज इक्वेटर पे बन रही है, वर्टिकल होगा अगर पोल पे बन रही है, रेड पोल नीचे की तरफ होगा अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में बन रहा है, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा अगर सदर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है। व्हाई? बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, चलो बोर्ड पे थोड़ा बात करते हैं। यस सर। हाँ, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के बात करेंगे तब समझ में आएगा। So what we are saying here, पूरा बोर्ड दिख रहा है? Board visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what we are saying, if the ship is getting built here like this, with the heading towards north, तो इसका bow जो है that will become red and the end, other end will become blue. सही है? ओके सर। If the same ship is getting built with heading south, then in this case, again this will become red, but this time what is red? Turn. The stern is red and the bow is blue. Since the lines of forces, you know, is going like this,
this orientation is like this. The magnet, ship's permanent magnet is made like this. But if the ship was made here like this, the magnet that is created will be like this. क्योंकि यहाँ का ब्लू इस तरफ को है, तो red end at the bottom, the blue end at the top. But this time this ship's magnet will be in what orientation? West. Vertical. यहाँ पे जहाज से फॉरन आफ्ट में है, यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगा, ऊपर नीचे बनेगी मैग्नेट। तो एक एंड जो है वो शिप स्ट्रक्चर पे बनेगा, दूसरा एंड उसके हल पे बनेगा। अगर यहाँ पे हम बना रहे हैं जहाज, तो यू नो दैट एट intermediate latitudes the lines of forces are at an angle. तो इसमें जो मैग्नेट बनेगी that will be made like this. Again, this side is red and the other side is blue. Understood what we are trying to say? The magnet is always created as per the lines of forces. So यहाँ पे lines of forces are like this. So the magnet is made forward up. Here the lines of forces are vertical. So the magnet is made vertical. If on intermediate latitude, the lines of forces are like this, so the magnet also is made in line with the lines of forces. बात समझ में आई? Yes? Yes, sir. Here the lines of forces are coming out. If you are making a ship here, ये सही ओरिएंटेशन है कि नहीं? जहाज को ऐसे होना चाहिए कि उल्टा कर दिया मैंने जहाज? ये जहाज सीधी है या उल्टी है? जहाज सर सीधी है सर। सीधी तो लग रही है क्या हुआ? सर। ये सीधी है सीधी कि और उल्टी? उल्टी दोनों है सर। सीधी है सर, सीधी है। सीधी है, क्योंकि ये भी जमीन पे, जमीन की तरफ, सेंटर की तरफ इसका बॉटम है, यहाँ भी सेंटर की तरफ इसका बॉटम है। तो आदमी जब खड़े होते हैं दो पोल पे तो ऐसे खड़े होंगे। ये दोनों खड़े हैं अपनी जगह पे, सिर आसमान की तरफ, मुंडी ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक साथ देखो तो उल्टा लग रहा है कि ये उधर को या इधर को। लेकिन हमेशा जब हम जहां पे भी खड़े होते हैं तो ऐसे होते हैं। यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा वो ऐसे होगा खड़ा। Because of gravity, the leg is always on the ground. So here also the ship is also on the ground with bottom like this. But the lines of forces are coming like this. So the magnet this time will be created in this orientation. But the red pole of the Earth's magnet is here. So this time this part will become blue and this part will become red. Why? Because red is towards the blue end. If we make the ship here the lines of forces are outside, above the ground. Ground से ऊपर है, यहाँ ground से नीचे की तरफ है। ये ground में it is looking into the ground, it is looking above the ground. So the magnet which is created will be like this, in which this end will be the red end and this end will be the blue end.
So what do you say? Yes, sir. Move on, sir. Move. Okay. So as we have already discussed, there are so many structures in the ship which turn into permanent magnet. We already know permanent magnets once made will remain magnetized for long period of time. So ये जो permanent magnetism create हुई है, this will remain for the life of the ship. जहाज 20 साल 30 साल जितने दिन ऑपरेशन में रहेगा, ये मैग्नेट जो बन गया वो बन गया. Let us take a look at a ship from forward. I mean थोड़ा सा oblique angle से देखते हैं. नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा. This is the structure of the ship. हम लोग पोर्ट साइड टॉप व्यू से देख रहे हैं. थोड़ा सा पोर्ट साइड में टॉप व्यू एंड आफ्ट से देख रहे हैं. अभी हमने देखा कि द मैग्नेट कैन बी वर्टिकल परमानेंट मैग्नेट डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज मेड. अगर इस तरीके का सिचुएशन है तो बताइए मुझको कि वेयर दिस शिप वाज मेड. ये शिप कहाँ बनी थी? वेस्टर्ली. वेस्टर्ली क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ शिप कहाँ बनी थी? सर नॉर्थ में सर. ऑन द नॉर्थ नॉर्थ पोल. पोल पर सर. पक्की बात? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे. हाँ सर. नॉर्थ पोल में ब्लू यहाँ है, ब्लू ये है, रेड यहाँ पे होगा या नहीं? तो जब नॉर्थ पोल पे बनेगा जहाज तो इसका रेड पोल कहाँ होना चाहिए? नीचे. और ब्लू पोल ऊपर. यस सर. दैट मीन्स ये सर Southern. साउथर्न है. हाँ जी, यहाँ पे ये रेड पोल होगा, यहाँ पे ब्लू पोल होगा या नहीं? इसको जब जहाज को लाके सीधा देखेंगे आप तो ये वाली पॉइंट यहाँ पे दिखेगी या नहीं? यस सर. ठीक है सर. जहाज के ऊपर में है रेड पोल और जहाज के नीचे में ब्लू पोल. सो दिस वाज मेड ऑन साउथ पोल. क्लियर? सही बात है या नहीं? यस सर. यस सर. If the ship's magnet, permanent magnet, is made like this, tell me where it was made. इक्वेटर. इक्वेटर सर. Which place? Equator. What heading? What heading? facing north. नॉर्थ. फेसिंग नॉर्थ. फेसिंग नॉर्थ सर. Very good. Facing north. तो इस केस में यहाँ का फॉरवर्ड जो है that will become red. Very good. Now you are catching up. And the blue end will become aft. Thank you sir. If the permanent magnet of the ship is created like this, tell me where it was made. Horizontal, but the permanent magnet is port starboard.
where it was made, what heading when it was made? सर ये इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड पे Intermediate Sir, latitude. 340. Sir, at equator facing westward. Okay, so since it is horizontal, that means magnetic lines of forces horizontal होगी, तभी तो horizontal बनाए जहाज पे. Yes, sir. जहाज अगर ऐसे At है equator. और मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होगी तभी तो इसमें पोर्ट स्टारबोर्ड में बना है. यस तो ये हॉरिजॉन्टल कब होता है? Equator. इक्वेटर पे, मतलब ये इक्वेटर पे बनी है. और इसका स्टारबोर्ड साइड इज रेड. व्हाई इट इज स्टारबोर्ड साइड इज रेड? Because it is made on equator, all right, but during that time the ship was heading in this direction. So again इसका जो ये बना, blue pole here, red pole here. Why? Because the north is here and earth का blue pole is like this. Are we good? Yes, sir. So when the ship was built, it was on equator with building shipyard oriented east-west. The heading of the ship was westerly. Same thing if the ship was heading east. If the ship was east, so iska port side will become red and the starboard side will become blue pole. Blue. So it is possible on intermediate latitude, it is possible कि ship का magnetism is created like this. So what we are saying, let us say the red pole forward only and the blue pole here. Blue pole starboard side में है and aft में है. Red pole is forward, bow की तरफ है and also on port side. What is the meaning? That if the ship is like this, it is not forward aft. जो मैग्नेट बनी है जहाज की वो forward aft नहीं है, वो starboard port नहीं है. It is at an angle. At an angle. The blue end starboard and above, and the red pole is bow, towards the bow and downwards. तो जहाज ऐसे है, उसमें पोल जो बनी है वो ऑब्लिक एंगल पे है. वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, किसी भी ओरिएंटेशन में बन सकता है. So here what we are seeing on the board is that the orientation of the magnet, ship's magnet, is like this. Bow towards the port side, the red pole towards the port side forward, and the aft one is starboard stern. Also it is up and down. bow नीचे की तरफ है और stern जो ब्लू पोल है वो ऊपर की तरफ. तो ये ऑब्लिक एंगल पे है. नाउ अगर ये कंडीशन रही तो इस वेक्टर को क्या हम एक फॉरवर्ड आफ्ट, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक स्टारबोर्ड कंपोनेंट, पोर्ट स्टारबोर्ड कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. If I have a vector like this, तो इस वेक्टर में ये स्टार्टिंग यहाँ है,
मेरे हाथ पे और एंड यहाँ है, इतनी स्ट्रेंथ है वेक्टर की, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर ले सकता हूं कि नहीं जो इतने दूर का हो, यहां से यहां तक। Yes, sir. I can also take a vertical vector which is from here to here, Yes, sir. and I can also take, अगर ये थोड़ा आगे है तो I can also take this vector this much. कैसे दिखाऊं? ऐसे, क्योंकि ये एंड आगे है तो यहां से यहां इस डायरेक्शन में, यहां से यहां स्टारबोर्ड डायरेक्शन में, पोर्ट डायरेक्शन में, और वर्टिकल. So a vector can be broken down into 3 components. हाँ सर. So जहाज का मैग्नेटिज्म ये है, इधर में रेड पोल, इधर में ब्लू पोल. तो इस मैग्नेटिज्म को हम एक फॉरवर्ड आफ्ट कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक अर्थवारशिप कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं जहाज के मैग्नेटिज्म को. Yes, sir. And these are the 3 components of ship's permanent magnetism, known as P, Q, and R forces. This is the ship's magnetism, permanent magnetism. But इसके magnetism को we are breaking into forward aft component called P force. P for Papa. We have another force which is Q, and the third vertical component R. So the ship's magnetism can be broken down in 3 components: P, forward aft, Q, athwartship, and R, vertical component. कुछ पकड़ में आ रही बात? Yes, sir. Very good. So मान लीजिए जहाज यहाँ पे था. Ship is like this. जहाज में जो परमानेंट मैग्नेटिज्म क्रिएट हुए something like this, where the red pole is forward, the blue pole is here at this place on this side. अब कंपास हमने यहाँ रखा है. Compass is here. तो कंपास का red end will be like this. If you are north, तो कंपास का this end will be forward. हाँ sir. Red end will be forward because earth का blue is there. Yes, sir. But इसमें ship का magnetism, पीछे वाला जो pole है, what is that? Forward is what and aft is what? Sorry, कल करेगा उसको. Forward red, aft one is blue here, right? Yes, sir. That means ये जो red pole है magnetic needle का, उसको एक और force of attraction मिल गया. उधर अर्थ का ब्लू तो था ही, जहाज का जो एडिशनल मैग्नेटिज्म है वो भी ब्लू उसको उधर खींच रहा है. हाँ सर. तो कंपास निडल को ज्यादा फोर्स है उधर अलाइन होने के लिए, है ना? Yes, sir. अभी मान लीजिए ये कंपास है, कंपास निडल, और ब्लू पोल मैं यहां पे रख दूं साइड में, टू द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द कंपास. ब्लू ऑफ द अर्थ इज देयर टुवर्ड्स यू, तो निडल उधर रहनी चाहिए. लेकिन अगर जहाज का एक मैग्नेट जिसका ब्लू एंड इज ऑन द पोर्ट साइड, तो क्या होगा? विल इट गेट पुल्ड टुवर्ड्स दिस? Yes, sir. अगर रेड पोल हुआ यहाँ पे, विल इट गेट डिफ्लेक्टेड टू दिस साइड? Yes, sir. क्योंकि रेड रेड विल रिपेल, तो ये इधर को चला जाएगा. अगर ब्लू पोल होती तो इधर को खींच ले रहा है, अगर रेड पोल होगी तो इधर को चला जाएगा.
करेक्ट? Yes, sir. अगर इस मैग्नेट जो क्रिएट हुआ वो स्टारबोर्ड साइड में है, the blue end here, the red of the compass will be attracted towards this or not? Yes, sir. If the polarity is changed, this will go through this side or not? Yes, sir. That means the magnet of the ship is going to disturb sometime the compass. कंपास को कभी इधर को धक्का दे रहा है, कभी इधर को धक्का दे रहा है, कभी ज्यादा अपनी तरफ नॉर्थ की तरफ खींच रहा है। वैसे ही ये मैग्नेट पीछे भी हो सकती है कंपास के। जो शिप का परमानेंट मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ, दैट कैन बी बिहाइंड द कंपास। सो द शिप्स मैग्नेटिज्म कैन बी क्रिएटेड अबाउट द कंपास इन विच ओरिएंटेशन? एक तो फॉरवर्ड आफ्ट में हो सकता है, या तो फॉरवर्ड ऑफ द कंपास या आफ्ट ऑफ द कंपास। दूसरा ये कि इट कैन बी ऑन द पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड, अथवाशिप डायरेक्शन में हो सकती है। और इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल दैट इट इज अबव और बिलो द कंपास। इज इट पॉसिबल और नॉट? Yes. So there are three possible planes in which the ship's magnetism can act on the compass. कंपास के फॉरवर्ड आफ्ट लाइन में, कंपास के अथवाशिप लाइन में, और कंपास के वर्टिकल लाइन में। If this is the compass, if my hand is the compass pointing like this, the magnet of the ship can be either on the starboard side or the port side, forward or aft or above or below. Possible? 3 planes? Yes, sir. इतनी तकलीफ से क्यों बोल रहे हो भाई? नहीं समझ में आ रहा है? ऊपर से निकल रहा है, थोड़ा भारी पड़ता है ना? नहीं नहीं सर, आ रहा है समझ में। Okay. Okay. Very good. So now suppose that the magnet which is created is forward. जो जहाज का मैग्नेटिज्म है वो दैट इज फॉरवर्ड ऑफ द कंपास। बट फॉरवर्ड में होके ये मैग्नेट जो है या तो फॉरवर्ड आफ्ट ओरिएंटेशन में हो सकता है, या अथवाशिप ओरिएंटेशन में हो सकता है, या वर्टिकल ओरिएंटेशन में हो सकता है। पॉसिबल और नॉट? हाँ सर। मतलब कि कंपास से प्लेन फॉरवर्ड आफ्ट, लेकिन उस फॉरवर्ड आफ्ट में जो मैग्नेट है वो भी 3 ओरिएंटेशन में हो सकता है। हाँ सर, डिपेंड ऑन द शिप बिल्ट रीजन। वेरी गुड। बिल्डिंग कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी? आफ्ट में अगर है तो भी पॉसिबल है कि ये मैग्नेट जो आफ्ट में, आफ्ट ऑफ द कंपास है, कैन बी फॉरवर्ड आफ्ट और कैन बी अथवार्ड शिप और कैन बी वर्टिकल। यस सर। सिमिलरली इफ इट इज पोर्ट स्टारबोर्ड, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी 3 ओरिएंटेशन हो, या तो फॉरवर्ड आफ्ट हो, या अथवार्ड शिप हो, या वर्टिकल हो। ये स्टारबोर्ड साइड में, कंपास के स्टारबोर्ड साइड में, यहाँ पोर्ट साइड में, तो यहाँ भी 3 ओरिएंटेशन हो सकती है। हाँ सर। So 3 planes around the compass and 3 orientations of the magnet. Total possibilities कितनी बनी? सर 9। Very good. Bingo. So there are 9 possibilities. अब जहाज में हम माइक्रोस्कोप लेकर नहीं घूमते हैं कि भाई ये वाला लोहा परमानेंट है कि सॉफ्ट आयरन है, इसका कितना मैग्नेटिज्म है, उसका कितना, उस नट का कितना, उस बोल्ट का कितना, हम सब लिए नहीं घूमते। What we do actually is represent the magnetism experienced by the compass by means of imaginary rods. जो ये 9 conditions देखे हमने, these are the 9 imaginary rods by which
the effect of ship's magnetism can be explained on the compass. तो कंपास यहाँ पे है, हम मान सकते हैं कि एक रॉड फॉरवर्ड में है या आफ्ट में है, फॉरवर्ड आफ्ट प्लेन में है, लेकिन फॉरवर्ड आफ्ट प्लेन में पॉसिबल हो सकता है कि ये वर्टिकल हो या अथवार्डशिप हो या फॉरवर्ड आफ्ट हो। सो कंपास के फॉरवर्ड आफ्ट प्लेन, उसके स्टारबोर्ड पोर्ट प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन में देयर कैन बी अ मैग्नेट व्हिच themselves can be in three orientation, या तो फॉरवर्ड आफ्ट अलाइंड होगा या अथवार्डशिप अलाइन होगा या वर्टिकल अलाइन होगा। तो 3 into 3, 9 possible. These are imaginary rods. Overall effect of the ship's magnetism is represented by these 9 imaginary rods, and they have the name as A, B, C, D, E, F, G, H, and K, not I. The rods are named as A, B, C, D, E, F, G, H, and K. So what is A? दो लेटर क्यों छोड़ दिए बीच में? दो छोड़े कि एक छोड़ा? I छोड़ा खाली। आई जे भी तो छोड़ दिए। नहीं, A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, J, K। ओके, दोनों डॉट वाला है, दोनों छोड़ दिया लगता है, ये भी छोड़ दिया। ठीक है, सो दीज आर द 9 imaginary rods. So which one we call A? Forward aft वाली। Which one we call B? Depending on किस साइड है, किस साइड है, किस साइड है, वगैरह वगैरह। अभी हम डिटेल में देखेंगे वो कि the ship's magnetism, okay, this is an important line which should be remembered well. The effect of ship's local magnetism on the compass is represented by 9 imaginary rods. These 9 imaginary rods can be aligned in 3 orientations and may be placed in 3 planes. So compass के around there are 3 planes: forward aft plane, athwartship plane, and vertical plane. The rods, the imaginary rods, which is basically the representation of ship's local magnetism, can be in any one of these 3 planes and oriented either forward aft or athwartship or vertical. Are we clear on this? सर एक छोटा सा डाउट था। बोलिए, जोर से बोलिए, थोड़ा माइक्रोफोन नजदीक करके। सर टोटल 18 ओरिएंटेशन नहीं होंगी सर? जैसे फॉरवर्ड आफ्ट प्लेन में आगे 3 हो गई ओरिएंटेशन, पीछे 3 हो गई सर। अथवर्डशिप में पोर्ट साइड में 3, स्टारबोर्ड साइड में 3, एंड सर वर्टिकल प्लेन में ऊपर 3 और सर नीचे 3। ये तो लोकेशन हो गई ना, कि फॉरवर्ड में है या आफ्ट में है, और फॉरवर्ड में है तो 3, आफ्ट में है तो 3, करेक्ट? उसी के लिए 18 बोल रहे हैं। यस सर, ठीक है। बट व्हाट वी आर सेइंग कि है तो प्लेन फॉरवर्ड आफ्ट ना, वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, है तो फॉरवर्ड आफ्ट वाले लाइन में है ना कंपास के। तो फॉरवर्ड में हो और आफ्ट में हो तो अलग अलग नहीं है, या तो फॉरवर्ड में या आफ्ट में, लेकिन 3 orientations of the magnet. ओके सर, कि या तो फॉरवर्ड में या आफ्ट में है, दैट इज वन केस, प्लेन इज वन, इस लाइन में है। अब इस लाइन में कहीं पे भी हो, या कंपास के भीतर हो या फॉरवर्ड में हो या आफ्ट में हो, इस प्लेन में 3 ओरिएंटेशन हो सकती है। So 3 planes and 3 orientations of the magnet. 3 into 3, 9.
हम अलग अलग केस नहीं ले रहे हैं कि अबव है तो क्या और बिलो है तो क्या, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे? तो यस, ये 9 रॉड्स जो हैं they can be represented by sign plus or minus depending on their locations. The rod A can be plus or minus A. The rod B can be plus B or minus B. Rod C, D, E, F, etc., etc. can all be either plus or minus. So you got it right that there are 18 things, 18 possibilities, but rod हमारा 9 है क्योंकि हम प्लेन 3 ले रहे हैं और 3 ओरिएंटेशन है, बट लोकेशन फॉरवर्ड या आफ्ट उसके बेसिस पे ये नेगेटिव या पॉजिटिव रॉड्स होते हैं। एंड सो you are actually right that total there will be 18. But what we are saying कि 18 नहीं बोल के we are saying 9 and each one with either positive sign or negative sign. हो गया ना 18? 9 rods either positive or negative. So possibility are 18. So 99.9% marks for you asking this question. Point 1 मेरे लिए. Thank you, sir. Yes, good question and good thinking. This tells that the student is thinking. When the student is thinking, he will have doubts. Having doubts is a good sign. Not knowing is a good sign because you want to know them. If you say I don't know, possibility is that you're looking for answer. What is that? I don't know. But if you're not thinking, तो कोई ना question होगा ना answer होगा. So doubts are good. It is sign of positive thinking or rather thinking. All right, so we'll go to the slides, and in the slides we'll try to see what will happen if there is a permanent magnet, जो यहाँ हम बात कर रहे थे. Let us think that the ship is like this. Compass is here, जिसमें needle उसका ऐसा है. The red end is of course this side, compass needle का, and there is a blue pole forward of the compass. In this orientation, there is a red pole and there is a blue pole. Green में दिखाया but blue pole. तो ये जहाज का permanent magnetism है. Now when the ship is heading like this, remember that this orientation will remain same because it is the ship's permanent magnetism. Don't you think कि जो अर्थ का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है और उसके चलते ये इधर को हेडिंग दिखा रहा है. सर स्क्रीन ब्लर आ रही है. स्क्रीन ब्लर आ रही है? हाँ जी सर. ओके रुको. हाँ सर अब नहीं वापस हो गया ब्लर. बेटर है? हाँ सर अभी ठीक है. ओके यस सर. सो अर्थ का मैग्नेटिज्म is pulling this red end towards the blue of the earth. तो ये भी साथ में इसको अडैप्ट करके इधर को खींचेगा या नहीं? मतलब जो कंपास नीडल है, it is in this direction because of the earth's magnetism T, और जो शिप का अलग लोकल मैग्नेटिज्म है वो उसमें और एडअप कर देगा. मतलब टोटल फोर्स जो लग रहा है नीडल पे, वो टोटल फोर्स बढ़ जाएगी कि नहीं? ये अर्थ के चलते और ये
शिप के मैग्नेटिज्म के चलते? दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे या नहीं? यस सर, दम नहीं था तुम्हारे यस में? यस सर, Yes, Okay. sir. Now suppose the same ship is going, let us say, easterly. The same ship is going easterly. जहाज का परमानेंट मैग्नेटिज्म तो वैसे ही रहेगा, जिसमें the red end was forward, the blue end was here. The compass is going to be still pointing in this direction because अर्थ का मैग्नेटिज्म तो इधर है, अर्थ का blue is here. So the compass needle should still be pointing to the magnetic north, correct? बट उसके बगल में एक ये ब्लू पोल है, ये इसको खींचेगा कि नहीं इधर? Yes, sir. That means the compass will be somewhere in this direction. हाँ sir. That means नॉर्थ से किधर को चला गया ये? ईस्ट को। वेरी गुड, दिस इज ईस्ट, ईस्टर्ली मूवमेंट हो गया. That means the compass needle has gone east of the meridian, and this difference is coming because of ship's magnetism. Is that correct? Correct? यस सर. सर इसमें एक और कंपोनेंट भी तो ऐड हो सकता है ना शायद, नॉर्थ डायरेक्शन में जो शिप्स की परमानेंट मैग्नेट है उसका अर्थवर्ड शिप वेक्टर. Exactly, very good, very good. But in this case, if you see here, very good thinking, I must commend. But since it is horizontal, the P is in this direction. अगर हमारे जहाज में जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है वो कुछ ऐसा होता तो इसका एक कंपोनेंट होता P और एक कंपोनेंट होता है Q, लेकिन क्या इसमें Q दिख रहा है आपको? यहाँ पे PQ होता अगर it was disturbed from the center line, but everything is here Q, there is no P, no Q and no R. Why? Because it is horizontal and aligned in forward aft, so everything is all P only. This is zero, this is zero in this case. But in this, अगर horizontal है, but like this, तो एक forward aft का component होगा P, एक अथवाशिप का होगा, और R का वैल्यू सर 0, अगर ऊपर नीचे होगा तो होगा. horizontal है. Very good, well done. Because it is horizontal, so Q is 0. लेकिन अगर ये ऐसे होता तो सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे भी. सर तो तीनों कंपोनेंट होते हैं आगे, तो P भी अर्थवर्ड होता, शिप, Q भी होता आर भी और होता. R भी होता. Well done, good job, very good thinking. So in this case, there is only P, no Q, no R. अगर है तो वो जरूर असर करेगा. लेकिन अभी मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, नाउ दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट इट, अगर इस तरीके का शिप का मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ है और ये वाली एंड जो है, लेट अस से दैट दिस इज द रेड एंड and this is the blue end. So there is a forward aft component, there is a thwartship component in which this can be above the compass, below the compass or in level with the compass. अब बताइए कि इसका असर ज्यादा पड़ेगा या इसका असर ज्यादा पड़ेगा? सर रेड वाले का रिपेल करेगा. रेड. जो एंड नजदीक है कंपास के उसका इफेक्ट देखते हैं, दूसरे वाले का नहीं देखते हैं. जो एंड दूर है कंपास से उसका इफेक्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट
will be overruled by the one end which is closer to the compass. So अभी हम जो देख रहे थे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बात किया था, हमने कहा था कि यहाँ पे ब्लू एंड है. So we were talking about this end and the effect, और इसके बारे में हमने बात किया. इसका कोई असर नहीं होगा इसके ऊपर, जो होगा ज्यादा असर तो इसी का होगा. Yes, sir. So we talk Yes, about sir. the one end which is closer to the compass. All right. So when we have the Earth's magnetism as P, जहाज का मैग्नेटिज्म ऐड करता है तो टोटल वेक्टर इज इंक्रीज्ड. टोटल वेक्टर इज इंक्रीज्ड. हम टी बोल रहे हैं इसको, और शिप के डिस्टर्बिंग फोर्स को बोल रहे हैं ये. जब दोनों एक ही लाइन में हो तो टोटल जो फोर्स बन जाती है उसको बोलते हैं डायरेक्टिव फोर्स. और इसी डायरेक्टिव फोर्स के चलते कंपास निडल इज इन दिस डायरेक्शन. अगर हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म T इज हेयर और लोकल डिस्टर्बिंग फोर्स जो है वो इतना है, तो टोटल रिजल्टेंट इज डन बाय parallelogram method. The compass needle will be aligned in this direction. If the Earth's magnetism is this and the ship's local magnetism is disturbing this, again the resultant can be found out by parallelogram method. There the needle will be settling like this. So here this one and this one is called deviation. So deviation is caused because of disturbing forces which are local to the ship. If the disturbing force is in this direction, again it can be found out by the parallelogram method. In this case, you can see earlier the compass needle was heading in this direction because of T. तो अब इसके ऊपर टोटल डायरेक्टिव फोर्स बढ़ गया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जब ये T इतना था, डिस्टर्बिंग फोर्स इतना था, तो रिजल्टेंट ये हो गई. अभी भी डायरेक्टिव फोर्स जिसके चलते निडल इस तरफ को है, स्टिल रिमेनिंग सेम और नॉट, दोनों का वैल्यू एक ही है अभी. Yes, sir. But in this case, what is happening? Earlier, the compass needle was pointing in north because of this T, लेकिन एक disturbing force इधर आ गया, तो ये इससे नीचे चली गई या नहीं? Yes, sir. South component थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा. Exactly. Directive force can become more, can remain same, can become less, and also can become more in this way. तो मैक्सिमम बढ़ सकता है, थोड़ा कम बढ़ सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, बराबर रह सकता है. In this, what we are seeing that the disturbing forces are playing different kind of roles, and it all will be happening because of heading of the ship. कैसे heading of the ship? जो अभी हमने देखा था, when the ship heading is like this, the compass which was here, the blue end here, was making the total force more. When the ship was going in this direction, the Earth's magnetism was like this.
the disturbing force because of the blue end here creating a small force. In that case, it got deviated in this. When the shape is going in this direction, what is this course? South easterly. In this case, the blue end will remain here. The compass is going to remain north because of T, but this blue end and this blue end and blue end, there will be interaction. So again, this end will be pushed. Yes, sir. So the resultant will be that again there is easterly deviation. यहाँ पे भी easterly deviation, यहाँ पे no deviation. Deviation is represented by delta, small delta, Greek letter delta. So are we good now? कहानी समझ में आई कुछ कुछ? Yes, sir. So we are up with the time. So we'll meet in the next class and take it a little forward. 2 क्लास मेरे ख्याल से और लगेगी, 2 या 3 क्लास और लगेगी. बाकी जो बचे होंगे क्लास उसमें 3 टॉपिक, एक्डेस, इको साउंडर, INS, ये टॉपिक्स हमारे रहते हैं, वो हम खत्म कर लेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय. Signing Okay, off. sir. Thank you, sir. चलो signing off. Thank you, sir. Yes.